हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। 30 क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम्स को दृष्टि में ध्यान में रख करके जो है बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, ये पेपर नंबर 10 है। अब तक जो है 9 पेपर्स ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। ये पेपर नंबर 10 है, तो इसके माध्यम से हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं। नए टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, मॉडल पेपर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ मिलता है। तो आप अगर अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाना चाहते हैं, नंबर आप अच्छा लाना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आज का जो है 30 क्वेश्चंस देखिए, सॉल्व करिए और एक एक क्वेश्चंस नोट करिए। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस के बारे में फैक्ट्स नहीं पता है या क्वेश्चंस जो है जो मैं बताता जाऊं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको एक जो है नोट्स के माध्यम से जो है आप एक लिख लिया करिए। मैंने शुरुआत से भी कहा है कि नोट्स ज़रूर बनाइए पढ़ाते हो। आप जो भी पेपर सॉल्व करते हैं, आप जो भी चीज़ें देखते हैं, उसको लिए एक नोट्स ज़रूर रखिए। वन लाइनर नोट्स, इसको कोई किसी अलग अलग जगह नहीं रखना है, एक सीधी रेखा में लिखते जाइए। जो भी क्वेश्चंस आए, जो भी आपको फैक्ट्स मिले, वो लिख लीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस जो है रीड करते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। जो सीटेट का जो 14 दिसंबर को एग्जाम है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज का जो टारगेट है वो है 10 लाइक्स का, मात्र 10 लाइक्स का है, क्योंकि लाइक्स क्या होगा, हमें मोटिवेशन देगा। आप हमें लाइक्स देंगे तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, हमें अच्छा फील होगा कि आप हमारे पेपर्स को जो है समझ रहे हैं। अगर आपको कोई भी कमेंट करना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है सीटेट में कमज़ोर है, उससे रिगार्डिंग कुछ भी सीटेट के रिगार्डिंग आप हमसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, उसे आप कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादातर शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा ले सकें। और चैनल को अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन जो है, जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका पूरा एक वीडियो भी है। पूरा थ्योरी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, और उसके साथ साथ एक अलग से 50 क्वेश्चंस का वीडियो है। ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो जीन पियाजे का, लास्ट टाइम जीन पियाजे से 3 क्वेश्चन आए थे, मतलब 7 जुलाई 2024 को 3 क्वेश्चन जीन पियाजे से आए थे। अगर इस बार भी 3 क्वेश्चंस आते हैं तो तीनों क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की। तो जीन पियाजे ने, पहली बात तो याद रखिएगा, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसके तहत इन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाओं की चर्चा की थी, 4 प्रकार की अवस्थाओं की व्याख्या की थी। ऑप्शन यहां पे ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। वो वीडियो आपका देखना बहुत ज़रूरी है। उस चारों अवस्थाओं के बारे में, हर एक अवस्था में क्या क्या जो है बच्चों में गुण जो है चेंजेस होते हैं, क्या क्या गुणों का प्रदर्शन करता है बच्चा, हर कुछ सब कुछ जो है वहाँ पे मिलेगा। तो वो वीडियो जरूर देख लेना। 50 क्वेश्चंस का वीडियो देख लो या थ्योरी वीडियो देख लो, कोई भी देख लीजिए, आपको टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं वो हमेशा बिल्कुल 101% ये वीडियो देख करके ही जाना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण के लिए, या शिक्षक के बोझ को कम करने के लिए, या कक्षा में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए, या शिक्षण में आवश्यक होने के नाते। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन आपको शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में मिलेगा, तो यहां ध्यान रखिएगा, शिक्षक सहायक सामग्री इसलिए यूज किया जाता है ताकि बच्चे अपने जो है मतलब अपने जो है बुद्धि का जो है निर्माण कर सके। तो विशिष्ट अधिगम परिस्थितियों का निर्माण के लिए जो है किया जाता है। जैसे क्या हो सकता है कि अगर बच्चा श्रवण वाला है, जिसको जो है सुनने में तकलीफ है, तो हम कुछ ऐसी जो है तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बच्चा आसानी से जो है सुन सके। तो उस तकनीक क्या हो सकती है, उस बच्चे को क्लासरूम में सबसे आगे वाली बेंच पे बैठा लिए। सुनने में दिक्कत है तो बोर्ड में थोड़ा साफ साफ लिखिए, बड़े बड़े शब्दों में लिखिए, ताकि बच्चा भी उस चीज़ को देख सके, ठीक है। बच्चे से बात करते रहिए, पूछते रहिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई समस्या, तो इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए यहां पे राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त नहीं है, सबसे उपयुक्त नहीं मानी जाती है। देखिए ऑफलाइन पेपर है तो इस तरीके से क्वेश्चंस को डिकोड करते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस को रीड करते वक्त अक्सर जो है क्वेश्चन जो है नहीं है, सही है, गलत है, ऐसे शब्द जो है हमेशा छूट जाते हैं। तो इनको गोला कर लेंगे पढ़ते वक्त ही, तो जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ध्यान रखेंगे। तो कौन सी विधि जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त नहीं है,
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, समस्या समाधान विधि, गतिविधि, उपागम विधि, व्याख्यान विधि और प्रोजेक्ट विधि। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जब आप टीचर पढ़ा रहा होता है तो समस्या समाधान करना तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों के बहुत सारी समस्याएं होती, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसका जो है सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। गतिविधि आधारित मतलब एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे को पढ़ाना है ना। ऐसा नहीं है कि जो है क्लासरूम में बोरिंग लगने लगे तो एक्टिविटीज़ कराते रहना है, तो भ्रमण तकनीक का कराते रहना है, चित्रण तकनीक का इस्तेमाल करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को जिससे जो है इन्वॉल्व हो सके। बाल केंद्रित जो है चाइल्ड सेंटर जो है एजुकेशन को जो है हमें फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है जो सबसे जो है बेस्ट आंसर यहाँ पे नहीं होगा वो है व्याख्यान विधि। आंसर है सी, ठीक है। व्याख्यान विधि को या इसकी जगह भाषण विधि आ जाए, जैसे हम आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं और ये भाषण दे रहे हैं, एक किसी क्वेश्चन का व्याख्यान कर रहे हैं, ये छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने की क्रिया में मदद करता है। तो देखिए ऐसा जो है बल, ऐसी फोर्स जो बालक के नेचर को जो है बदलता है, नेचर को एनर्जी प्रोवाइड करता है और सीखने में आप थोड़ी मदद करता है। तो यहाँ पे लक्ष्य है या कह लीजिए गोल कह लीजिए, या प्रबल प्रेरणा या अवरोध, या सभी विकल्प यहाँ सही हैं। तो देखिए बालक के जो है लक्ष्य को जो है यहाँ पे जो सही आंसर है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ऑप्शन बी होगा। देखिए यहाँ पे बी आंसर होगा। तो क्योंकि जो है मोटिवेशन जो है व्यक्ति के अंदर या बच्चे के अंदर जो है ऊर्जा एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसी को जो है कुछ भी यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, इस तरीके से जो है शब्दावलियाँ यूज़ करके जो है करा सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती है प्रबल प्रेरणा, यहाँ पे आंसर है। निम्नलिखित में से किसे जो है व्यक्तित्व की नैतिकता की भुजा कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो व्यक्तित्व की नैतिकता की भुजा कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो और इड तथा सुपर ईगो दोनों में आएगा आंसर यहाँ पे। तो 5वें का जो आंसर है इसका वो है सुपर ईगो, जिसे कहते हैं पराह। ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं पराह। और ये जो है ये चीज़ दिया है, ये किसने जो है डिफाइन किया था इन तीनों को? वो है सिगमंड फ्राइड में। ध्यान रखिएगा, सिगमंड फ्राइड ने जो है इसको जो है डिफाइन किया था, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने सिद्धांत दिया था मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो मनोविश्लेषण का मतलब क्या होता है? यहाँ पे है मानव का जो व्यक्तित्व होता है। इन्होंने कहा कि मानव का जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो कई चरणों के माध्यम से विकसित होता है, और कई चरणों के माध्यम से विकसित होता है। उन कई चरणों में जो है ये जो 3 चीजें होती हैं, ये उन व्यक्तित्व को, मानव के व्यक्तित्व को, बच्चे के व्यक्तित्व को, है ना, जो है मतलब प्रभावित करती हैं। तो ये तीनों को जो है हमें जो है समझ लेना है कि ये होता क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो इड जो होता है वो जन्म के समय मिलती है बच्चे को। पहली बात तो एक क्वेश्चन पूछता है कि सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार जो है कौन सी जो है नैतिकता की परिभाषा में जो है जन्म के समय जो है प्राप्त हो जाती है। तो याद रखिएगा जन्म के समय ही हो जाती है, मिलती है, जन्म के बाद वो है इड। अब ये क्या होता है? तो बच्चा कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि बच्चा जो है इसी के साथ पैदा होता है, वो है इड के साथ। अब इड क्या होता है? इड होता है जो है संतुष्टि प्राप्त करने वाली जो है एक बात होती है ना, कि हमें रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ला खाना है ना। तो स्वार्थ और तत्काल जो है जिसमें कहते हैं आत्मसंतुष्टि। तो ये ध्यान रखिएगा, इड जो होती है वो एक तो तत्काल होती है, स्वार्थ तत्काल, आत्म संतुष्टि पर आधारित होती है। तो आत्मसंतुष्टि पर आधारित होती है। मुझे रसगुल्ला खाना है तो खाना है, मुझे ये खिलौना चाहिए तो चाहिए, है ना। तो इस समय बच्चा जो है स्वार्थी होता है। इस समय बच्चा, सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, स्वार्थी बच्चा होता है, स्वार्थी होता है ना। उसको अपनी फिक्र पड़ी रहती है बस, और कुछ मतलब नहीं है। पापा के पास, मम्मी के पास पैसे हैं कि नहीं, मुझे बस खाना है, मुझे ये बस चाहिए तो चाहिए। तो ये होता है इड। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ईगो। तो ईगो क्या होता है? ये क्या होता है? ईगो जो होता है ये इड और सुपर ईगो के बीच का जो होता है, तो बीच का होता है। तो इसलिए यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा मतलब ग्रोथ कर चुका होता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, हर रूप में मतलब ग्रोथ कर रहा होता है। तो ऐसे में क्या होता है? बच्चा जो है सबको खुश करने की कोशिश करता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे सिचुएशन में बच्चा जो है सबको खुश करने की कोशिश करता है, तार्किक होने की कोशिश करता है। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे से आप कहो बेटा मत लो ये सामान,
है ना, अभी ज़रूरत नहीं तुम्हारे पास तो है ना, तो वो चीज़ मान जाता है ना। कहीं अगर सोचने का प्रयास करेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं पापा, मुझे बाद में दिला देना, ऐसे बातों का, शब्दों का इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब ये जो सुपर ईगो होता है, ये होता है सामाजिक मान्यताओं वाला व्यक्ति। अब यहाँ पे बच्चा हो गया सामाजिक, आदर्शों, आदर्श जो है, आदर्श बच्चा हो गया, आदर्श जो है, आदर्श बच्चा कहलाएगा। तो ये सामाजिक मान्यता, आदर्श संस्कारों से जुड़ा हुआ बालक होता है। यहाँ पे समाजीकरण से ये जो है सुपर ईगो जो है मतलब बच्चे की और बेहतर की जा सकती है। ये यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा, मैं इसलिए इतना लंबा लंबा समझाता हूं ताकि आपको सारे पॉइंट्स जो है क्लियर हो जाए कि इस क्वेश्चन में अगर ये चीज़ें तीन जो है आ जाए। अब मान लीजिए यहाँ पे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे, तो मैंने आपको बताया ना, आदर्शवादी बच्चा है तो नैतिकता की भुजा कहेंगे। अगर बच्चा जो है नैतिक होता ही नहीं है तो यह इड़ में होता है। और सुपर ईगो में क्या होता है, बच्चा तार्किक होने लगता है, बीच का संतुष्टि वाला भाव रखता है, तत्काल जो है आत्मसंतुष्टि पर केंद्रित होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है, मतलब ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन सब पॉइंट्स को याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती रहती है, मतलब किस जो है मुख्य कारकों के आसपास घूमती रहती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु होती है वो शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, या फिर शिक्षक और अधिगम प्रक्रिया, या अधिगम परिस्थितियां, या विकल्प में से सभी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब होता है कि पढ़ाते समय किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करेंगे, यही होता है शिक्षा मनोविज्ञान। ध्यान रखिएगा, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो टीचर, शिक्षार्थी और अधिगम अनुभव, कैसा बच्चा पढ़ रहा है और किस तरीके का वो फील कर रहा है पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई से कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं, तो ये भी मुख्य कारक है इसके दौरान। टीचर और उसकी अधिगम प्रक्रिया, टीचर सही से पढ़ा रहा है कि नहीं, उसकी जो भी अधिगम प्रक्रियाएं हैं वो जो पढ़ाने के दौरान अपना रहा है वो भी सही है कि नहीं। अब पता चला बच्चा श्रवण है या देखने में समस्या है ना, या फिर सुनने में समस्या है, या फिर कमज़ोर बालक है जिसका आईक्यू अच्छा नहीं है, कम है, ऐसे बच्चे को जो है आप जो है अलग तकनीक से इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल समझ के उस तरीके से जो है यूज़ करेंगे तो बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। अधिगम परिस्थितियाँ, किन परिस्थितियों में बच्चों को कैसे जो है पढ़ाना है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वह ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ढूंढ करके क्वेश्चन आपको देता हूं ताकि बेस्ट एंड बेस्ट जो है पेपर आपको हो जाए। अच्छा, मेरा पेपर का एक और जो है, आप अगर इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि मैं इन पेपर के माध्यम से कोशिश करता हूं कि आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए। आज जीन प्याजे का कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो कल जीन प्याजे का कोई और क्वेश्चन कराऊंगा। तो इससे क्या होगा, जीन प्याजे हो या बाइगोत्स्की हो या चाहे चोम्स्की हो, चाहे जो है हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत हो, चाहे कोई भी हो, है ना, सब कुछ यहाँ पे पेपर के द्वारा ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पेपर महत्वपूर्ण है, या मेरा पेपर तो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप लोगों के लिए, अगर आप जो है सीटेट में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो देखिए कौन सा कथन सही है। तो परिपक्वता का मतलब होता है मेच्योरिटी। तो मेच्योरिटी में अभ्यास का महत्व होता है, ठीक है, या फिर जो है परिपक्वन में मेच्योरिटी एक सामाजिक शारीरिक प्रक्रिया है या फिर क्रिया है, या फिर मेच्योरिटी मृत्यु पर्यंत जो है चलती रहती है। तो परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे जो सही है वह है आंसर ए। मेच्योरिटी में अभ्यास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है भाई। जैसे जैसे आप जितना अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा जो है आप अभ्यास करेंगे, उतना ही ज़्यादा और चीज़ों में आप मेच्योर होते जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप शरीर से मतलब आप शरीर से बढ़ते जाएं और मेच्योर भी होते जाएं। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे आप कोई चीज़ चलाते हैं, आप कोई भी चीज़ करते हैं या लिखते हैं, पढ़ते हैं, है ना, बात करते हैं, इन सब में चीज़ों में। तो ये एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये शारीरिक के साथ मानसिक क्रिया भी, भावनात्मक क्रिया, सब कुछ है। ध्यान रखिएगा, मृत्यु पर्यंत चलती रहती, जीवन भर तो चलती ही रहती है। और ये केवल जो है मात्रात्मक बदलाव नहीं होता, इसमें गुणात्मक भी बदलाव होते हैं, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, किस पर बल देता है। तो ये तो हम सबको पता होगा, छात्र केंद्रित होता है शिक्षा पर, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर जो है बल देता है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो है सीखते हैं।
तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत बार पूछा गया है। तो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, जो कि मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन कराया था। संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसमें से पहली अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पे चौथी जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं आपको दी गई है। उसमें से एक अवस्था में ये गुण है, बच्चे अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वह है संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चे जो है इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। इंद्रियां का मतलब है चूसना, स्पर्श करना, आसपास के बच्चे, मतलब है ना। आप देखिए अक्सर जो है बच्चे जो है माँ की गोद में रहते हैं और माँ की गोद से जो है चेंज करके उनको जैसे पापा की गोद में या किसी अन्य महिला की गोद में रख दिया जाए तो वो तुरंत रोने लगते हैं। तो ये होता है इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन मेरी क्या मतलब मम्मी है कौन नहीं है ना। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। इस स्टेज में बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व के गुण आते हैं, ध्यान रखिएगा, वस्तु स्थायित्व के भी गुण आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये स्टेज जो होती है 0 से 2 वर्ष की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। यहां पे अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है, तो आत्म केंद्रित होना ये एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व का उदाहरण है। रूढ़िवादी होना, पुरानी सोच आधारित होना, ये भी है। आधुनिक नहीं होता है ऐसा बच्चा जो है, और सामाजिकता की जो है कमी होती है इसमें। तो यहाँ पे अंतर्मुखी का उदाहरण है, यहाँ पे आंसर ये नहीं है, वो है ऑप्शन सी, ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का उदाहरण, बाकी सभी उदाहरण जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन ए। तो सामाजिक संचरण जो है वो वाइगोत्स्की के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक तत्व माना जाता है, ना कि पियाजे के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालयों में सह पाठ्येतर गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए। तो 12वें का जो सही आंसर है यहाँ पे सह पाठ्येतर जो है गतिविधियां आयोजित करने का जो मूल उद्देश्य होता है, ये छात्र के समग्र विकास में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम जो है मानसिक विकास के तहत आता है। तो यहाँ पे कौन सा आयाम जो है मानसिक विकास के तहत आता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वह भाषा, आकार, अनुराग और ईमानदारी। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है ये मानसिक जो है विकास के तहत आता है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बालक के नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बालक के नैतिक मूल्यों के विकास में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है घरेलू वातावरण, सही बच्चे का सही समाजीकरण और बुद्धि का होना, अच्छी बुद्धि का होना, प्रबल बुद्धि का होना है। किसी तरीके कोई दिमाग में जो है बीमारी नहीं होनी चाहिए कि जो है समझ ही ना पाए चीज़ों को, नैतिक क्या सही है क्या गलत है। ज़्यादा गुस्सा वाला नहीं होना चाहिए, है ना। अपनी भावनाओं को जो है कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। घरेलू वातावरण जहाँ जिस भी वो एटमॉस्फेयर में रहा है वहाँ का जो है उस एटमॉस्फेयर में तमीज़ से लोगों ने जो है उसके साथ बिहेव किया हो, तो इस तरीके से जो है बच्चे के सिखाया हो, चोर उचक्कों के बीच में ना रहा हो, है ना, बहुत बेकार से मोहल्ले में ना रहता हो, इस तरीके से जो है, ताकि उसी से तो नैतिक मूल्यों का विकास होगा। सही सामाजिकरण हुआ, घर में जो भी रहते हैं उसके माता पिता नाना नानी उन लोगों ने सही से इसका परवरिश किया हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पे सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किसने किया था। तो तत्परता का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा। तो तत्परता का नियम जो है ये अधिगम के नियम है। अधिगम के नियम ये दिया था किसने, थॉर्नडाइक ने जो है सीखने का नियम प्रस्तुत किया था। सीखने का नियम बताया था कि व्यक्ति जो है किस तरीके से सीख सकता है। तो इन्होंने जो है सीखने के नियम में इन्होंने 3 प्रकार के नियम बताए थे, ध्यान रखिएगा। 3 टाइप्स ऑफ जो है नियम इन्होंने प्रस्तुत किए थे। और एक तो पहला नियम था जिसे कहते हैं तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम और तीसरा था प्रभाव का नियम। ध्यान रखिएगा, प्रभाव का नियम। तो तत्परता मतलब किसी कार्य में तत्परता दिखा करके आप सीख सकते हैं जल्दी। जितना ज़्यादा आप किसी कार्य के प्रति तत्परता दिखाएंगे, रुचि दिखाएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, है ना, तो उतना ही जल्दी आप
सीख पाएंगे। बार बार ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा अभ्यास कर सकते हो किसी कार्य को, पुनः रिवीजन रिवीजन रिवीजन, आप उस कार्य में निपुणता हासिल कर लेंगे। किसी अपने से उच्च व्यक्ति, अपने से ज़्यादा पढ़ा वाला व्यक्ति, अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति के प्रभाव में आकर के भी आप सीखने की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 नियम जो है इन्होंने दिए थे, नोट कर लीजिएगा। ये दिए थे थॉर्नडाइक ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। बस तीनों यही नाम पूछा जाएगा कि थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, और नाम या तो दे देंगे कि तत्परता का नियम है, या प्रभाव का नियम है, या अभ्यास का नियम किसके द्वारा जो है ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है सेल्फ, अंदर से ही मोटिवेट होने लग जाए बच्चा। तो अंदर से ही मोटिवेटेड हो, तो अंदर से मोटिवेटेड हो तो ऐसा बच्चा क्या होगा, तो विद्यालय फुटबॉल टीम में उसका चयन हो, स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना, जन्मदिन पर गिफ्ट मिलना या मांगना, या सभी विकल्प सही है। तो आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा जो है पढ़ने में अच्छा होगा, एकाग्र होगा, अपनी समस्याओं के बारे में जो है चिंतन करता है, समय से पहले सोचता है कि किसी तरीके से मैं अपनी समस्याओं को जो है सॉल्व करूं, ना कि कि अरे हो जाएगा यार, देख लेंगे बाद में, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस स्वयं के लिए समस्या का समाधान ढूंढने का इसका जो है प्रयास करता है आंतरिक अभिप्रेरणा वाला बच्चा। ठीक है, या व्यक्ति कह लीजिए। ठीक है, वो अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित महसूस करते हैं। तो ऐसे समय जब बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ मज़ा नहीं आता उनको खेलने कूदने बैठने बतियाने में, तो ये किससे संबंधित है, इनके शारीरिक विकास से संबंधित है। ऐसे सिचुएशन में बच्चा क्यों करता है, तो क्या उनका शारीरिक विकास नहीं हुआ है, अभी वो कम उम्र के बच्चे हैं, या फिर उनका अभी मानसिक विकास नहीं हुआ, या फिर भाषा विकास नहीं हुआ, या उनका सामाजिक विकास नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। बच्चे का सामाजिक विकास जो है उतना अच्छा नहीं हुआ। जैसे अब मान लीजिए कि बच्चा घर पे खेल रहा है और पापा उसके ऑफिस से आए या मम्मी उसके ऑफिस से आए, तो कम से कम थोड़ी देर उसके साथ इंटरेक्ट करें, बातें करें, खेले कूदें, उसकी बातों को सुने, दिन भर उसने क्या किया, क्या मस्ती किया, क्योंकि बच्चों के पास तो बहुत कुछ होता है अपने बच्चों को, पेरेंट्स को बताने के लिए। तो जब आप सुनेंगे नहीं, बात करेंगे नहीं, तो वो भी धीरे धीरे आपसे कटने लगते हैं, बच्चों से कटने लगते हैं, उनका इंटरेक्शन नहीं होता, फिर वो मज़ा नहीं आता उनको बात करने में, वो सोचते हैं कि मैं यहाँ से भागूँ। तब आप कई बार देखा होगा बच्चों को जो है बुलाते हो कि आप इधर आके बैठो, तो वो बैठते ही नहीं, वो अपना चले जाते हैं, है ना, अकेले खेल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक व्यक्ति को जो है प्रभावित करते हैं। यहाँ पे कौन से कारक जो है पर देखिए, व्यक्ति के नेचर में जो है पर्यावरणीय कारक का मतलब होता है आसपास का जो माहौल है, वातावरण। ठीक है, आसपास जहाँ पे समाज में रहता है वहाँ का जो है पर्यावरण कैसा है, वहाँ का वातावरण कहता है। तो व्यक्तित्व को जो है, पर्सनालिटी को प्रभावित करेगा। तो देखिए, सामाजिक कारण जो है वो पर्सनालिटी को जो है प्रभावित करता है। समाज में उसकी भूमिका कैसी है, समाज में उसके आसपास कैसे लोग रहते हैं, है ना, उसके बीच में उनकी पहचान कैसी है, ये सब चीज़ें भी पर्सनालिटी को जो है प्रभावित करती हैं। सांस्कृतिक कारक, व्यक्ति जो है किस संस्कृति का है, किस संस्कृति को मानने वाला है, किस धर्म का है, किस जाति का है, ये सब भी जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारक भी प्रभावित करते हैं कि अमीर है कि गरीब है, पैसा है अमीर, ये सारी चीज़ें भी प्रभावित करती हैं अब आपकी पर्सनालिटी को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सारे हैं तो सारे सही हैं। ठीक है, ऑप्शन 18 का जो है ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो देखिए, वृद्धि और विकास दो अलग अलग आयाम हैं, या वृद्धि जो है जीवन पर्यंत चलती रहती, वृद्धि जो है विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है, और विकास सतत प्रक्रिया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है 19वें का, वो है वृद्धि जो है जीवन पर्यंत चलती है। ध्यान रखिएगा, जीवन पर्यंत नहीं चलती, एक समय के बाद रुक जाती है। लेकिन जो है जो विकास होता है वो व्यक्ति का जो है जीवन पर्यंत चलता है, मतलब मृत्यु से शुरू होता है, जन्म से शुरू होता है उस व्यक्ति का विकास की प्रक्रिया, और उसके मरने तक ये चलती रहती है। ठीक है, याद रखिएगा, इन 2 पॉइंट्स को जो है नोट कर लीजिएगा। और मैंने जो है इसका वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक ऑलरेडी जो है थ्योरी और प्लस क्वेश्चन वीडियो अपलोड किया है, वो वीडियो देख लीजिए। कोई क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, पहचान संकट शब्द किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। तो पहचान संकट जो है शब्द किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन जो है 20 का जो है ये एरिक्सन, आइडेंटिटी क्राइसिस नाम का जो है इन्होंने दिया था। आइडेंटिटी, पहचान संकट, आइडेंटिटी
क्राइसिस। तो आइडेंटिटी क्राइसिस इन्होंने इसको जो है डिफाइन किया था। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे हो, जैसे बच्चा मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, शारीरिक ग्रोथ बढ़ती है, मानसिक ग्रोथ बढ़ती है, हर चीज़ बढ़ती है। तो जैसे जैसे वो शारीरिक मानसिक ग्रोथें बढ़ती हैं तो उसके जो है अंदर जो है तनाव भी बढ़ता है, शारीरिक मानसिक तनाव होने लगता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए परेशान होने लगता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा, मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं, ये सारे भाव आने लगते हैं बच्चे के अंदर। तो ये भाव जो सबसे ज़्यादा किस जो है एज में आता है, तो एडोलेसेंस की एज में, जिसे कहेंगे हम किशोरावस्था। एडोलेसेंस किशोरावस्था की एज में जो है बच्चे के अंदर ऐसे गुण जो है आने लगते हैं। तो इसी को कहा जाता है पहचान संकट। उसको पहचान ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या है, वो क्या है, क्या कर सकता है, उसकी क्षमता क्या है, उसको नहीं पता है। और ये पता कैसे चलेगा, तो इसका पता चलता है उसके सामाजिक विकास से। उसके माता पिता जितने अच्छे तरीके से उससे बात करेंगे, उसको जो है मोटिवेट करेंगे, है ना, उसके स्कूल का वातावरण भी जो है उसको प्रभावित करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चे के जो है पहचान संकट को प्रभावित करते हैं और जो है बूस्ट भी कर सकते हैं, ताकि जो है उसको जो है आइडेंटिटी क्राइसिस का झमेला ही ना लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक के बाद जो है विकास में पूर्व बाल्यावस्था अनुभवों के महत्ता पर बल देने वाला तथा अवचेतन अभिप्रेरणा को महत्व प्रदान करने वाला बाल विकास सिद्धांत है। देखिए, ये इससे क्वेश्चंस हिंदी थोड़ी सी हार्ड आती है जानबूझ करके, ताकि जो है आप जो है सीटेट के पेपर में फेल हो जाएं, यही उसका मूल उद्देश्य होता है। आप चीज़ें जो है अगर आपने सही से पढ़ा है तो आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे जो सही आंसर है 21वें का है, तो ये है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन यहां पे सी होगा, ध्यान रखिएगा, सी होगा। ठीक है, और ये किसने दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो ये है सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ठीक है, और इसके प्रमुख जो है घटक क्या हैं, तो इसके प्रमुख घटक है इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, और मैंने आपको ये तीनों चीज़ें बताई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सृजनात्मकता का जो है उदाहरण है या क्रिएटिविटी का जो उदाहरण है, तो कौन सा चिंतन जो है क्रिएटिविटी को जो है मतलब बूस्ट करेगा, तो अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सामवेगिक जो है अहमवादी जो है चिंतन। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है अपसारी चिंतन जो है वो सृजनात्मकता का उदाहरण है। तो अपसारी चिंतन वाला बच्चा क्या होता है, तो ऐसा चिंतन का मतलब होता है बच्चा जो होता है वो प्रॉब्लम्स के, मान लीजिए ये प्रॉब्लम है कोई भी, उस प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन जो है प्रस्तुत करता है। ध्यान रखिएगा, कई सॉल्यूशन प्रस्तुत करता है। तो किसी सवाल के कई उत्तर दे सकता है, कई विचारों को प्रस्तुत करता है, कई समाधान दे सकता है, यही है सृजनात्मकता, यही है अपसारी चिंतन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक जो है शिक्षा का स्रोत नहीं है। तो अनौपचारिक दो प्रकार की शिक्षा होती है, अनौपचारिक और औपचारिक, ये दोनों याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नहीं पता है तो। औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर ये होता है कि अनौपचारिक जो शिक्षा होती है वो शुरू होती है उसके घर से। ध्यान रखिएगा, ये शुरू होती है उसके घर से, उसके घर, एक मिनट गलत लिख दिया है ना, ये शुरू होती है उसके घर से, उसके परिवार से, है ना, उसके परिवार में सब जो आएंगे, सब मामा, चाचा, चाची, नाना, है ना, मौसी, उसके नहीं तो ये सारे जो हैं आएंगे। उसके बाद आसपास का लोग जो होते हैं, उसके दोस्त यार होते हैं, ये सब जो है अनौपचारिक शिक्षा जो है के स्रोत है। तो यहाँ पे देखिए नहीं है तो पूछ रहा है, तो यह कक्ष में शिक्षण द्वारा जो है, मतलब क्लासरूम में जो एजुकेशन दी जाती है, पढ़ाई दी जाती है, स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है वो अनौपचारिक नहीं होती, वो औपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है जिम्मेदार होता है। तो बालक में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए यहाँ पे माता पिता की जो मनोवृत्ति होती है, माता पिता की जो सोच होती है वो जिम्मेदार होती है, ना कि बुद्धि, नस्ल और स्थान का कोई रोल होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होता है, हर बच्चे का जो है माता पिता जो है अपने बच्चे की जो है परवरिश अलग अलग करते हैं, वो भाषाई रूप से अलग होते हैं,
है ना, सामाजिक रूप से अलग होते हैं, सांस्कृतिक रूप से अलग होते हैं, तो सारे चीज़ों से जो है रूप से अलग होते हैं। तो यही जो है व्यक्तिगत भिन्नता का कारण बनता है आगे जा करके। ठीक है, विचार है कि बच्चों को भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होते हैं। तो ये बच्चे भाषा की जो है अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होते हैं, मतलब बच्चे जो है भाषा जो है सीखने की क्षमता जो है बच्चों के अंदर वो जन्मजात होती है, ये कथन कहा जा रहा है। तो ये कई बार मैंने ये क्वेश्चन करा है कि ये कथन जो है चोम्स्की का है कि बच्चों में भाषा सीखने की जो है क्षमता जन्मजात होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। बुद्धि का जो है द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत था वो किसने दिया था? तो द्विकारक सिद्धांत दिया था, एक सेकेंड, यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे दिया है, ऑप्शन डी है, स्पियर ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। द्विकारक सिद्धांत के तहत इन्होंने जो है दोनों चीज़ों को डिफाइन किया था। तो इस चीज़ को बुद्धि के दो कारक होते हैं जिसे कहते हैं, इन्होंने कहा था कि बुद्धि के दो कारक होते हैं, जिन्होंने कहा था, इसको कहा था एक जनरल फैक्टर जिसे कहते हैं सामान्य फैक्टर, और दूसरा है जो है एस फैक्टर जिसे कहते हैं, एस फैक्टर का नाम क्या होगा, जिसे कहेंगे सामान्य फैक्टर, और स्पेसिफिक फैक्टर, ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक इसे कहेंगे हिंदी में विशिष्ट, इसे कहेंगे विशिष्ट जो है ठीक है बुद्धि। सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि दोनों होते क्या है? तो सामान्य बुद्धि जो होता है, जो ऐसे कारक जो उन कार्यों के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं, जी फैक्टर सामान्य जो है फैक्टर होते हैं, ये वो कारक होते हैं जो उन कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं जो सभी में समान रूप से पाए जाते हैं या सभी में समान रूप से करने की क्षमता होती है। अब जैसे क्षमता क्या होती है? सामान्य कार्य जो है खाना बनाना, गैस चलाना, जो है इधर उधर चलना, गाड़ी में बैठ के गाड़ी चलाना, ये सामान्य कार्य है, साइकिल मोटरसाइकिल चलाना, ये सामान्य कार्य है। लेकिन विशिष्ट कार्य है, आपकी कार खराब हो गई और आप उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि ये सब नहीं कर सकते, ये विशिष्ट कार्य है। आप जो है आप बेशक जो है सब कुछ भी खाते हो, लेकिन जो है आपका म्यूजिक बहुत अच्छा है, आप राइटर बहुत अच्छे हैं, तो ये विशिष्ट कार्य होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो है विशिष्ट कार्य का मतलब होता है जो है मतलब कुछ प्रभावित करना किसी चीज़ क्षेत्र में, तो ये चीज़ होता है विशिष्ट कार्य। तो जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर इसे कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो है, तो हमें सबको पता होना चाहिए कि हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धिवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है बुद्धि एक जो है एकल संरचना है, या फिर बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो संचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करता है, या तीन प्राथमिक मानसिक जो है क्षमताओं में वर्गीकृत किया जा सकता है, या बुद्धि को विविध जो है स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक जो है आधार होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिपक्व जो है विद्यार्थी जो होते हैं वो इस बात में विश्वास करते हैं, परिपक्व विद्यार्थी मतलब मेच्योर जो है स्टूडेंट होते हैं, जो मेच्योर होते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो, हर रूप में जो है वो मेच्योर होते हैं। तो इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। तो ऐसा नहीं है, देखिए मेच्योरिटी तभी आएगी जब व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से मेच्योर हो, मानसिक रूप से मेच्योर हो, भावनात्मक रूप से मेच्योर हो, हर रूप में मैच्योर होना चाहिए। ठीक है, तभी उसमें जो है मैच्योरिटी आती है। इसलिए देखिए इसमें कहा है भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, तो ये चीज़ें यहाँ पे गलत हो जाती है। अपनी बौद्धिकता के साथ जो है अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का जो है शीघ्र जो है समाधान कर लेते हैं, या अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं, या कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे 28वें का जो आंसर है वो है अपनी बौद्धिकता के साथ साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। जो मैच्योर मैन होते हैं वो अपनी भावनाओं को ज़्यादा बाहर नहीं निकालते। जैसे एकदम से जो है कोई जो है खुशी की बात हुई, मान लीजिए उसको किसी ने गिफ्ट दिया, तो एकदम से ऐसा नहीं कि उछलने कूदने लगे, है ना, एकदम से, या किसी ने कुछ कह दिया तो बात बात पे रोने लगे, ऐसा नहीं। तो इस तरीके के जो है मैच्योर व्यक्ति का उदाहरण नहीं है। ठीक है, सभी प्रकार के जो द्वंद्व होते हैं, जो भी आपके मन में उथल पुथल चल रही होती है, वो उन सबको जो है कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, ये होता है परिपक्व विद्यार्थी या मैच्योर जो है स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है, जब वयस्क जो है सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को जो है सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो 29 का है, ए समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसे कहते हैं EZPD, और ये दिया था किसने, वाइगोस्की ने दिया था। ध्यान रखिएगा ZPD जो है वाइगोस्की का है, समीपस्थ जो है विकास का क्षेत्र कहते हैं। इसका वीडियो भी आपको लिंक में मिल जाएगा।
ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। ठीक, अब आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो देखिए, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं और विकास के सभी जो है क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर सभी विकास परिपक्व मतलब मेच्योरिटी तथा अनुभव एक्सपीरियंस की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, या सभी विकास और अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो सिद्धांत प्रस्तुत नहीं करते हैं वो है, आंसर है यहाँ पे डी। ध्यान रखिएगा, आंसर यहाँ पे डी है। यहाँ पे जो है सीडीपी के 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनको ज़रूर से ज़रूर ध्यान दे दीजिएगा, इसका नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, आगे बढ़ते हैं कल आपको कोई और वीडियो मिलेगा सीटेट में। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।